नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने चैनल पर लगातार इस बात का वीडियो बना रहा हूं कि 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने जो टेट को लेकर निर्णय दिया है वो पूरी तरह से गलत है। और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने आरटीई एक्ट के सेक्शन 23(2) और उसके दोनों प्रोविजो की व्याख्या की है वो भी पूरी तरह से गलत है। और इस गलत व्याख्या के आधार पर वो निर्णय पास किया गया है। इस पर कई वीडियो में कुछ ऐसे कमेंट्स आए हैं जिनका मानना है कि 1 सितंबर 2025 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बिल्कुल सही है और उन्होंने इस सेक्शन की ठीक व्याख्या की है। इस निर्णय में उन्हें कोई गलती नहीं झलकता है। यहाँ तक कि वे लोग मुझसे भी यह सवाल किए हैं कि क्या आपको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से भी ज्यादा कानूनी ज्ञान है? क्या आप कानून को उनसे ज्यादा समझते हैं? मुझे उनके सवालों पर बड़ा आश्चर्य हो रहा था। लग रहा था कि या तो वे शिक्षक विरोधी हैं या वे ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने टेट पास कर लिया है। ये कमेंट्स पूरी तरह से टारगेटेड प्रतीत हो रहा था। इसलिए आप सभी के भ्रम को दूर करने के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। मैं मानता हूँ और इसमें कोई शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पास मुझसे कई गुना अधिक कानूनी ज्ञान होगा। मैं तो महज एक साधारण अधिवक्ता हूँ, उनसे मेरी कोई तुलना नहीं है। लेकिन एक सवाल है कि क्या बहुत अधिक ज्ञान रखने वाले व्यक्ति से गलती नहीं हो सकती है? क्या वे इंसान से ऊपर हैं? क्या आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई गलत निर्णय पास नहीं किया है? ऐसे कई उदाहरण आपको मिलेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट से जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं। इसी कारण से संविधान के आर्टिकल 137 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि सुप्रीम कोर्ट से किसी भी कारणवश भूल चूकवश कोई गलत निर्णय पास हो जाता है तो वे स्वतः संज्ञान लेकर उस निर्णय को ठीक कर सकते हैं या उस मामले को बड़ी बेंच में रेफर कर सकते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी इंसान ही होते हैं और गलतियां किसी भी इंसान से हो सकती है। आज मैं आप सभी को एक उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि आखिर किस आधार पर मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत निर्णय पास किया है और आरटीई एक्ट के सेक्शन 23(2) और उसके दोनों प्रोविजो की गलत व्याख्या की है। यदि आप इस उदाहरण को समझ लेंगे तो आपको पूरा प्रकरण समझ आ जाएगा। सबसे पहले आप प्रोविजो या प्रोवाइडेड दैट या परंतु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसे आप डिक्शनरी में ढूंढ लें। इससे बहुत कुछ आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब मैं उदाहरण के साथ समझाता हूं कि इस निर्णय में गलती कहां हुई है। मान लीजिए कि फूलों का एक बगीचा है जिसमें कई प्रकार के फूल, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। एक सरकारी आदेश होता है जिसे आप कानून मान सकते हैं कि बगीचे के सभी लाल फूलों को तोड़कर अलग कर लिया जाए। इसी आदेश के नीचे एक प्रोविजो जुड़ा होता है, परंतु जुड़ा होता है, लिखा जाता है कि प्रोवाइडेड दैट सभी फूल खिले होने चाहिए। अब इसमें प्रोविजो में जो सभी फूल लिखा गया है उससे क्या अर्थ निकलता है? क्या बगीचे के सभी फूलों के बारे में बात किया गया है या उन फूलों के बारे में बात किया गया है जो बगीचे में लाल फूल हैं और वे खिले हुए हैं? अर्थात इसका अर्थ बगीचे के सभी फूलों से नहीं बल्कि केवल लाल फूल जो खिले हुए हैं। अब इसी आदेश में बाद में एक और प्रोविजो जोड़ दिया जाता है और उस प्रोविजो में लिखा जाता है कि सभी फूलों की पंखुड़ियां तोड़कर अलग कर दिया जाए। अब इसका अर्थ आप क्या लगाएं? क्या बगीचे के सभी फूलों से या जो लाल खिले हुए गुलाब का फूल आपने तोड़ा है उसकी पंखुड़ियों को तोड़कर अलग करना है, ना कि बगीचे के सभी खिले हुए फूलों के पंखुड़ियों को तोड़ना है? तो प्रोविजो में जो शब्द लिखा जाता है उसका मीनिंग उसी सेक्शन के संदर्भ में निकाला जाता है, ना कि स्वतंत्र रूप से। यही गलती सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 सितंबर के निर्णय में हो गई है। इसी संदर्भ में अब आरटीई एक्ट के सेक्शन 23(2) को देखते हैं कि आखिर यह क्या कहता है। आरटीई एक्ट के सेक्शन 23(2) यह कहता है कि सेक्शन 23(1) के अंतर्गत जो न्यूनतम योग्यता निर्धारित किया जाएगा, यदि
किसी राज्य में वैसे योग्य न्यूनतम योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो राज्य सरकारों को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया था। इस दरमियान वे वैसे व्यक्तियों को भी शिक्षक के रूप में नियुक्त कर सकते थे जिनके पास सेक्शन 23(1) के द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं है। अर्थात इन 5 सालों के दौरान राज्य सरकार वैसे व्यक्तियों को भी शिक्षक के रूप में नियुक्त कर सकते थे जिनके पास वो न्यूनतम योग्यता नहीं था जिसे सेक्शन 23(1) के अंतर्गत निर्धारित किया गया था। अब इसी सेक्शन के प्रोवाइजो 1 में कहा गया था कि प्रोवाइडेड सभी शिक्षकों को 31 मार्च 2015 तक वो न्यूनतम योग्यता हासिल कर लेनी होगी, अर्थात टेट पास कर लेना होगा। अर्थात यहाँ उन शिक्षकों को टेट पास करने के लिए अनिवार्य बताया गया है जिनकी नियुक्ति सेक्शन 23(2) के अंतर्गत 5 साल के रिलैक्सेशन पीरियड के दौरान हुआ था। 2017 के अमेंडमेंट में इसी सेक्शन में एक और प्रोवाइजो जोड़ा गया। उस प्रोवाइजो में कहा गया कि सभी शिक्षकों को 31 मार्च 2019 तक टेट पास कर लेना अनिवार्य होगा, अर्थात 4 साल का और समय इनको टेट पास करने के लिए दे दिया गया। यहाँ भी एवरी टीचर से तात्पर्य केवल उन्हीं शिक्षकों से था जिनकी नियुक्ति राज्य सरकारों द्वारा 5 साल के रिलैक्सेशन पीरियड के दौरान हुआ था। यदि 2017 के संशोधन का उद्देश्य सभी सेवारत शिक्षकों के लिए टेट पास करने की अनिवार्यता से होता तो इस संशोधन को इस सेक्शन के प्रोवाइजो में नहीं लिखा जाता बल्कि एक सेपरेट सब सेक्शन में लिखा जाता। तब वहां से एवरी टीचर का स्वतंत्र मीनिंग निकाला जा सकता था। यदि 2017 के संशोधन को इस सेक्शन के सब सेक्शन में लिखा जाता या कोई सेपरेट सेक्शन बनाया जाता तो यह निश्चित रूप से सभी सेवारत शिक्षकों के लिए संबोधित होता। अभी कुछ दिन पहले आरटीआई के जवाब में सरकार ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि आरटीई एक्ट लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए टेट पास करने की अनिवार्यता न तो आरटीई एक्ट के मूल कानून में कहीं भी है और न ही बाद में इसे किसी संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। इससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि सेवारत शिक्षकों के लिए भूतलक्षी प्रभाव से टेट को लागू करने का इस पूरे कानून में कोई योजना नहीं है। इसलिए यह पूरी तरह से सही है कि सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देने में चूक हुई है। प्रोवाइजो में लिखे गए एवरी टीचर का अर्थ सब सेक्शन के रूप में समझ लिया गया, अर्थात इसका स्वतंत्र अर्थ समझ लिया गया और टेट को सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य बता दिया गया। मैंने अपने स्तर से आप सभी को समझाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी और यदि आपने प्रोवाइजो का शाब्दिक अर्थ देखा होगा तो आपको भी यह स्पष्ट पता चल गया होगा कि प्रोवाइजो में लिखे गए शब्दों का स्वतंत्र मीनिंग नहीं निकाला जा सकता है। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का 1 सितंबर का टेट का निर्णय देने में कहीं न कहीं चूक हुई है और यह गुत्थी एक ना एक दिन अवश्य सुलझेगी, नहीं तो यह एक बड़ा ब्लंडर होगा। अब देखते हैं कि आखिर यह गुत्थी कहां और कैसे सुलझती है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।